नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे तथा मेरे या अपने यूट्यूब चैनल लर्न इजी में आप सबका स्वागत है। आइए मैं आज इकोनॉमिक के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ या कुछ क्वेश्चन जो पेट के हिसाब से प्रीवियस ईयर है तथा अन्य एग्जामों में भी आता रहता है। आइए आपका ज़्यादा टाइम न लेते क्योंकि आप सब कहते हैं कि 10 क्वेश्चन आप और टाइम लेते हो तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन भाई अगर मैं आपको एक कड़ी से दूसरी कड़ी जोड़ूंगा नहीं तो आपको क्वेश्चन कराने से कोई मतलब नहीं, वो तो आप स्वयं कर सकते हो। इसलिए मेरा फर्ज रहता है कि उस प्रश्न से जितना हो सके मैं आपको जागरूक करूँ। आइए आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए आइए मेरे प्यारे दोस्तों, फोकस टू व्हाइट बोर्ड। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है, बैंक। बैंक के दर का अर्थ क्या होता है? इसमें से आप लोग टेस्ट दिए होंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर पाएंगे कि बैंक के दर का अर्थ क्या होता है। तो बैंक के दर का अर्थ यह होता है, जैसे बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? आरबीआई को। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जानते हो ना? एक बैंकों का बैंक है, जैसे एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, एचडीएफसी हो गया। जब एक छोटी बैंकों को ऋण देता है तथा जो ऋण उसको अदा करते हैं, जो छोटी बैंक आरबीआई को अदा करते हैं, उसी को बैंक दर का अर्थ बोलते हैं। ठीक, बैंक दर का अर्थ या इसका एक सीधा मतलब रहता है देश की केंद्रीय बैंकों द्वारा ले जाने वाली आधिकारिक ब्याज। देश के केंद्रीय बैंक द्वारा अधिकारी ले जाने वाली केंद्रीय ब्याज या लोन, जैसे अपनी छोटी बैंकों को पैसा प्रोवाइड करता है, इसका मेन काम वो रहता है कि देश की केंद्रीय बैंकों से लेने वाला ब्याज। यहाँ साफ थोड़ा सा लिख पा रहा हूँ क्योंकि आपको जल्दी रिफ्रेश कराना है तथा कुछ रिलेटेड का है। जानते हो ना, बैंक ऑफ बैंक से ये भी क्वेश्चन बनता है, आगे ये सामने का बोलिए ये भी क्वेश्चन बनता है। 3 क्वेश्चन हुए इसमें। आइए अगले फैक्ट पर आइए, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। आइए मेरे भाई, यदि आरबीआई नकद आरक्षित अनुपात को घटा दे तो 60% का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसमें आशंका बढ़ेगा कि घटेगा कि इसमें से कोई नहीं कि दोनों? तो आपको क्या मानना है? बढ़ेगा। जैसे आप बता दें 60% मतलब समझा तो समझ जाओगे। जैसे एसबीआई के पास 1000 रुपए है, जैसे 4% ब्याज पर देता है, 4% ब्याज देता है जब पैसा उसका जमा करेंगे तो, जानते हो ना? तो आपको ब्याज कब देगा? आपके 1000, जैसे 1000 है तो 4% में आप निकालेंगे तो 40 रुपए मिलेगा। ये 40 रुपए पहले आरबीआई को दे देगा, 40 रुपए आरबीआई को देगा। ठीक, उसके बाद 960 रुपए का आपका 4% ब्याज लगता है। वही बात कर रहा है, 60% फिर बढ़ता है। इससे क्या होता है? देश की जीडीपी में ग्रोथ होता है तथा देश आर्थिक रूप से मजबूत होता है तथा देश अन्य क्षेत्रों में भी बैंकों से रिलेटेड तथा जैसे तरह तरह के रोजगार तथा इंश्योरेंस होते रहते हैं बैंक द्वारा, बीमा, उसमें ग्रोथ होता है देश की तरक्की के लिए। इसको एक बोलते हैं महत्वपूर्ण माना जाता है, इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक, आइए वही बात मैं आपको बता दूंगा। ठीक, बढ़ेगा, इसका उत्तर वहां मानना बढ़ेगा। 30% बच्चे क्वेश्चन सही किए के बाद आगे आइए तीसरे फैक्टर, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं तथा इनका मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? बताइए। ये बात करना है पूंजीवादी की, निजी अधिकार मतलब पूंजीवादी महापात्र पूंजीवादी, लेकिन मैं थोड़ा पूंजीवादी समझा दूंगा आपको। पूंजीवादी किसको कहते हैं? पूंजीवादी वह अर्थव्यवस्था है, जैसे देश में 100% पैसा है तो 40% पैसा सिर्फ देश के 10% व्यक्तियों के पास है तथा 10% व्यक्तियों के पास 40% पैसा देश का सिर्फ देश के 10%
60% पैसा में सरकार भी चल रही है तथा सरकार में 60% निवास करने वाली जनसंख्या अपना जीवन यापन कर रही है, भरण पोषण कर रही है। आप कुछ बोल सकते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि किसी देश के 40% पैसा सिर्फ देश के 10% व्यक्तियों के पास है, तो उस देश की हालत समझ सकते हो ना कि वो पूंजीवादी पर नहीं चलेगा, किस पर चलेगा। लेकिन आगे चल के अगर आप अर्थव्यवस्था जैसे बहुत बारीक एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो पूंजीवादी को कंट्रोल किया गया है, पूंजीवादी को कंट्रोल किया गया है, ठीक है। जैसे पूंजीवादी और उदारवादी तथा समाजवादी जैसे अर्थव्यवस्था, जब इनको तीनों को मिलाया गया था तब निश्चित अर्थव्यवस्था बनी है तथा उसमें जब क्वेश्चन पूछता है पूंजीवादी और उदारवादी का मानना है, ठीक। वही बात कर रहा है। जैसे आप 10 क्वेश्चन में समझ सकते हो, जैसे पैसे हो गए, अडानी हो गए, अंबानी हो गए, जैसे पूंजीवादी है ए कोई भी अपना जैसे बिजनेस फैलाया हुआ है, जियो रिलायंस, तो इनका अधिकार है, ये इनका खुद का अधिकार है, जितने रिचार्ज चाहेंगे उतना कर देंगे। बताओ इसको कोई सरकार रोक लगा सकती है? नहीं लगाई ना। आज के पिछले 1-2 साल पहले आपने देखा भी होगा कि रिचार्ज का दाम बढ़ गया था, पर उस पर सरकार कोई रोक लगा पाई? नहीं लगा पाई, क्योंकि पूंजीवादी है, वो जो अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, अपना उत्पाद करेंगे मार्केट में, उसको लागू करने का अधिकार उनके पास स्वयं है, ठीक। इसका उत्तर पूंजीवादी था। आ जाइए आगे। फीमा का पूर्ण रूप बताओ। फीमा का पूर्ण नाम पूछ रहा है। फीमा आपको इसको बताने के लिए मैं थोड़ा बता दूं, फीमा और फेरा में डिफरेंट है, क्योंकि बच्चे कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि फीमा पूछ रहा है कि हीरा पूछ रहा है। हीरा का फुल फॉर्म है, दिया दोनों रहता है, तो आपको फीमा का मानना है और फीमा का आपको बताना है। प्रस्ताव कब आया था तथा इसका गठन कब हुआ? इसका प्रस्ताव 1999 में आया, प्रस्ताव 1999 में आया तथा लागू 2000 में हुआ था, 2000 लागू हुआ, ठीक। इसका बताओ फुल फॉर्म बताना है आपको बता दें फीमा का फुल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक, यहां लिख लो। आ जाओ देखो मैंने दिया हूं, आ जाओ अगले प्रश्न की तरफ। आइए यहाँ देखिए, जैसे यहाँ आ जाए इस पर, जैसे लिखा है भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? बताओ। ये बात कर रहा नहीं जो मैं अपने पॉलिटिकल वीडियो में उस दिन पढ़ाया था कि जब 1991 में देश के पास मात्र 14 दिन का भोजन बचा था, या बोल सकते हैं 2 सप्ताह का भोजन बचा था, तब उस समय प्रधानमंत्री हम अपने देश के पीवी नरसिम्हा राव थे, ठीक, तथा वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, ठीक। इन्होंने विदेशी कंपनियों को छूट दी है तथा उनको कम टैक्स लगाकर भारत में आने के लिए मजबूर किए या विवश किए कि आइए हमारे यहाँ, हम आपको जगह देंगे, उसका कोई टैक्स टोल नहीं लगेगा, आइए, जिससे हमारे देश में रोजगार बढ़ सके तथा आयात और निर्यात तेजी के साथ हो सके। इसका मेन कारण यही है, तो सिर्फ प्रधानमंत्री पूछ रहा है, लेकिन आपको इस बारे में चर्चा कर दिया हूं। 1991 में कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव थे। आइए आगे आ जाइए, देखिए भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा दी गई थी? बताइए किसके द्वारा दी गई थी? फटाफट कर लीजिए। राष्ट्रीय विकास परिषद अधिनियम, याद रखना है, राष्ट्रीय विकास परिषद अधिनियम। देखो मैं यहाँ से हल्का जैसा कर लिख रहा हूँ, राष्ट्रीय विकास परिषद अधिनियम। आज थोड़ा फास्ट करना है, आप सब कहते हैं कि टाइम ज्यादा लेते हो, टाइम ज्यादा नहीं लूंगा भाई, आपको ज्यादा प्रश्न हो सके तथा मैं उसी टाइम में आपको ज्यादा प्रश्न तब भी कराने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको पॉइंट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक। अब आप बताने पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? ठीक,
पंचवटी योजना की शुरुआत कब हुई थी तथा इसमें कितनी पंचवटी योजनाएं हो गई थी। अगर आप पंचवटी योजना के बारे में नहीं पढ़े हो तो मैं पंचवटी योजना को विस्तार पूर्वक पढ़ाया हूँ इसके जस्ट पिछले वीडियो में, आप उसको देख लेंगे तो सारी पंचवटी योजनाएं आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि पंचवटी योजनाएं से क्वेश्चन हमेशा बनता है, इसी में तो क्वेश्चन बना है। अभी दिखा रहा हूँ, मैंने एक पेड़ पूछा है, नहीं कहोगे कि जो पढ़ाए वो सिर्फ ले आते हो, नहीं भाई ऐसा मैं कभी नहीं करता हूँ। जहाँ से क्वेश्चन बनता है मैं ज्यादातर वही पढ़ाने का प्रयास करता हूँ तथा अलग भटकने की जरूरत नहीं रहती है, मुझे अलग भटक जाऊँ, लेकिन कभी कभी पॉइंट से अलावा इसलिए चर्चा करना पड़ता है क्योंकि आपको जो पॉइंट बताया हूँ उससे जो रिलेटेड बातें रहेंगी अगर मैं उसको बता दूंगा तो आपका दिमाग उसको हमेशा के लिए कैचअप कर लेगा तथा जल्दी भूलेंगे नहीं आप। मेरा ये उद्देश्य रहता है भाई। आइए, कौन वाणिज्यिक बैंक नहीं है, आप इसको गलत करते रहेंगे तथा कितने बच्चे गलती किए थे, 18% बच्चे सही किए थे। मैं पेट का एग्जाम दिया हूँ, मतलब एग्जाम नहीं टेस्ट लगाया था, लगाया था, लगभग 18% बच्चे सही किए थे, बाकी आप समझ लो 18% निकाल दो, बाकी जितने थे सब गलत किए थे। इसलिए क्योंकि वहाँ आरबीआई रहता है, एसबीआई रहता है, एचडीएफसी रहता है, किसी के में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ज्यादातर आरबीआई मानते हैं, लेकिन आपको आरबीआई नहीं मानना है, सीडीबी मानना है, सीडीबी इसको आरबीआई का अधीन कर लिया गया। तब सीडीबी का मुख्यालय पता है कहाँ है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुख्यालय। ठीक, ये याद रखना है। ओके, ठीक। 1990 में आया था, 1990 में। आ जाओ आगे, आपका जगह टाइम नहीं। अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, एक अंग्रेजों को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान किसको मानते हैं रेलवे को मानते हैं, बताओ। लेकिन ये सब अपने देख लो, जहाँ ये सब वही कहते हैं ना, नकारात्मक में भी सकारात्मक सोच लिए हैं कि रेलवे को भारत अंग्रेजों द्वारा शुरू किए सबसे महत्वपूर्ण योगदान, इसको महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं। लेकिन उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए रेलवे लाया था जिससे सैन्य शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से छोड़ा जा सके तथा यहाँ से कपास तथा जूट का आसानी से जो जूट की वस्तुएं थी, कपास जूट के अंतर्गत जो आ जाती हैं तथा मसालों के बाद जो था खनिज संपदा यहाँ से विदेश आसानी से पहुंचाया जा सके बंदरगाह पर, पोर्ट ब्लेयर पर। इसलिए अंग्रेजों ने रेलवे का विस्तार किया तथा बिछाई थी देश में रेलवे लाइनें। तथा आपको बताना है रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। रेलवे की शुरुआत 1853 में, और सर्वप्रथम उस रेलवे का नाम क्या है, मतलब उस ट्रेन का नाम क्या था, 1853 में लिख दे रहा हूँ, ये याद हो जाए, थोड़ा रिलेट कर दूं। 1853 में उस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। उसमें कितने डिब्बे थे, 14 डिब्बे, तथा कितने यात्री थे, 400। क्योंकि ज्यादा नहीं है यार, थोड़ा मैं बहुत डीप में पढ़ाऊं तो कुछ आ जाता है तो पढ़ाई में ऐसा ही बता दूं अंदर 14 डिब्बे थे तथा 400 यात्री थे। तथा कहाँ गई थी, मुंबई से ठाणे तथा कितने किलोमीटर चली, ये आपको कमेंट करना है, नहीं कहोगे बहुत बता रहे हो, मत बताओ कितने किलोमीटर करना है, चलिए शुरू में आपको कमेंट करना है। और मुंबई से ठाणे चली कितनी, आइए आगे बढ़ते हैं। 1969 में कितने प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, इसका सीधा उत्तर लाना है 14, क्योंकि इसमें ज्यादा घुमाना नहीं है कि कौन कौन बैंकें थी, उतना नहीं पूछता, ठीक ना दिया तक पूछा है। और इतना बता दूं कि उन्हीं बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था जिसकी बजट ये बोल सकते हैं, जिनका कुल इनकम या पूरी कंपनी का मूल या कुल बैंक का दर कि मतलब उतनी कंपनी आप कहते हैं कि उनकी इतनी कंपनी हो गई, मतलब उनकी कुल कंपनी में इतना है, तो जिसका 50 करोड़ से कम था उन्हीं को मिला दिया गया, जिससे कृषि में तथा देश की तरक्की में सुधार हो सके तथा ब्याज आसानी से मिल सके, क्योंकि पूंजीवादियों के अधीन थी। लगभग 1969 के पहले दिन था, तो एक जो किसान लोग किसान क्रेडिट पर ब्याज पा जाते हैं, आप ले लेते हैं, लोन मिलता नहीं था, इसीलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आपको ध्यान से सुनना है कि इसीलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था जिनका 50 करोड़ से कम था, ठीक है, 50 करोड़ था,
और एक देता है, ठीक है, हुआ था 14 मई को प्रैक्टिकल का हुआ था 1969 या 1969 में कितनी मई को प्रैक्टिकल हुआ था, तब 14 मार्च में। अब आ जाइए आगे, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, बताइए। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, इनका नाम थोड़ा यार ठीक था, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, मतलब याद नहीं आया। श्री मोंटेग सिंह अहुलुवालिया, श्री मोंटेग सिंह आपको याद रखना है, नहीं भूल जाओगे यार, मुझे नहीं याद है, मैं इतना बार पढ़ा हूँ भूल जाता हूँ, थोड़ा अजीब नाम है ना मोंटेग सिंह, कितना याद रखना है, इतना नाम ही आगे मार देना है। तथा अध्यक्ष वही याद हो, श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, ठीक। किस राज्य को हरित क्रांति के लिए सर्वप्रथम चुना गया था, देखो राज्य पूछ रहा है किस राज्य को, तो सर्वप्रथम हरित क्रांति के लिए किस राज्य को चुना गया था, पंजाब को, इसका उत्तर है पंजाब को चुना गया था। तथा हरित क्रांति के जनक कौन थे, डॉक्टर एस एन स्वामीनाथन। तथा बताइए हरित क्रांति क्यों लाया गया, जिससे देश में आर्थिक उग्रता तथा फसल ज्यादा उत्पादन हो सके, तथा कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करके फसल को बचाया जा सके, जिससे देश में जो बाहर से वस्तुएं खाद्यान्न वस्तुएं आयात की जाती थी वो आयात न करना पड़े, तथा देश में इतना उत्पादन हो सके कि देश अपने देश से बल्कि विदेशों में निर्यात किए जा सके वस्तुएं। तो इसका इफेक्ट, इसका प्रभाव अच्छा दिखा पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लेकिन और राज्यों में नहीं दिखा। लेकिन अब इसका नकारात्मकता निकल कर सामने आ रही है कि देश में अब इसी हरित क्रांति की वजह से तथा जब ज्यादा उर्वरक का प्रयोग कर लेते हैं, खाद जैसे डीएपी यूरिया आसम मार देते हो ज्यादा, देख रहे हो हम तुम या आप सब ज्यादा बीमार पड़े हैं। इसका मेन रीजन वही है कि खाद का कम प्रयोग करें, जिससे कृषि टिकाऊ बन सके, ना कि ज्यादा उपजाऊ। अगर कृषि टिकाऊ रहेगी तो आप स्वस्थ रहेंगे, आप एक कुंटल कम उत्पादन करेंगे, लेकिन आपको स्वास्थ्य के पीछे इतना परेशान होकर नहीं भागना रहेगा। प्राचीन काल में आप देखते हैं, प्राचीन काल में आपने पूर्वा दादा के दादा या पापा के दादा देखोगे ज्यादा बीमार नहीं पड़ते थे, ना दवाइयों का इतना प्रचलन था। अगर कोई व्यक्ति किसी गांव में ज्यादा मरते थे तो वही महामारी के कारण मरते थे, नहीं जल्दी उनको फीवर भी नहीं होता था। सुनने में ऐसे मिलता है क्योंकि हमारे दादा या हमारे पिताजी बताते थे कि पहले के आदमी को फीवर भी नहीं होता था, क्योंकि डीएपी यूपी का उधर प्रयोग नहीं होता था, क्योंकि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 1969 में, देख लो। इसी कारण अब इसकी नकारात्मकता दिख रहा है। 1969 में नहीं हुआ, सॉरी भाई, हमको लगा 1969 है, 1969 में नहीं हुआ था हरित क्रांति का। ठीक भाई, हरित क्रांति 1969 में नहीं हुआ था, ये 1965 से 67 में हुआ था। आप सोचा कि थोड़ा देख लूं क्या कब हुआ था, 1965 से 67 में हुआ, 65 66। इसका मेन कारण लिखा है ये वाई भी हाई हिट वैरायटी, मतलब ज्यादा उत्पादकता वाली बोल सकते हैं बीज, या जो फसल लाते हो बोलते हो बीज रहता है, ठीक। इसकी नकारात्मकता दिखाई दे रहा है। तथा आपने देखे प्रधानमंत्री किस तरफ जागरूक कर रहे हैं कि कौन कृषि किया जाए, जैविक कृषि तथा टिकाऊ कृषि पर ध्यान दिया जा रहा है कि अब आप ज्यादा किसी जैविक कृषि की तरफ भागें तथा टिकाऊ कृषि की तरफ, तथा अपने देश का देसी खाद डालें। देख रहे हो, लेकिन अभी तो अपने आप सब जितने लोग भाई लोग हमारी वीडियो देख रहे हो, आपकी देख रहे हो ना, संशोधित यूरिया नहीं मिल पा रही है, क्योंकि संशोधित यूरिया नहीं मिल पा रही है, क्योंकि अब अपने किसान लोग गोबर को कम से देते हैं तथा उसको करते नहीं। इससे अब आप ध्यान देंगे कि अब हम अपने देसी खाद का उत्पादन ज्यादा करेंगे, जिससे खेतों में डाल सकें, जिससे यूरिया कम डालना पड़े। लेकिन इसका मेन उद्देश्य नहीं है, लेकिन अभी मिल नहीं पा रहा है, उसका कारण नहीं जानता हूँ भाई, लेकिन बताऊंगा जरूर। मैं इस पर अगर विस्तार देकर थोड़ा इसके अंदर तक घुस गया बहुत टाइम लगेगा, पहला टाइम नहीं लेता हूँ, लेकिन बता दूंगा, ठीक। अब जैविक कृषि की तरफ ध्यान देना है, जैविक टिकाऊ कृषि आगे ये की तरफ 1991 में नेट जबकि भारत का प्राथमिक परिणाम क्या था, इसका प्राथमिक परिणाम था वैश्वीकरण। आखिर में क्या रखना है, एलपीजी, यहाँ पे एलपीजी लिखा हूँ, लेकिन एक काम करना है सीधा एलपीजी पर, मतलब लिबरलाइजेशन
प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, ठीक, नया रखना है या तो 1991 में पूछ लेता है इसके प्रथम भारत का शुरुआत 1991, या तो वैश्वीकरण, आपको एकदम सीधा वैश्वीकरण करना है क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है, ये प्रश्न करता है, इसके ज्यादा विस्तार करने की जरूरत नहीं है। आज ये आगे स्थिरता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना, किस पंचवर्षीय योजना को देगा, एक क्या चौथी पंचवर्षीय योजना, जो हमारे व्यक्ति हमारे भाई बहन हमारा पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे और आज दूसरे पंचवर्षीय योजना कर ले रहे होंगे, मुझे विश्वास नहीं, पूर्ण विश्वास है आप सब, ये आप ईमानदारी से वीडियो देखते हैं, वीडियो स्किप नहीं करते हैं। तो चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, कितने 14, यानी कि इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। देख लो तुमको दूसरे फ्रेंड से रिलेटेड क्या काम, इसीलिए तथा 1971 में ही इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, ठीक, मेरा तो अपने ध्यान खत्म होता है, आप सब मुझे उम्मीद है अब मैं जितना क्वेश्चन कराया हूँ आपके सामने या फिर कभी भी आएगा, आप इसको गलत नहीं करेंगे, पता है इसको, अगर इसको एक बार समझना है तो वीडियो दोबारा करके या दोबारा देंगे, जिससे पेपर में बने तो ये बात यार कराए थे तो छोटी वाली लेकिन गलत हो गया यार, पढ़ा नहीं तुम्हारा वीडियो ईमानदार से, मैं छोटा तुम छोटे प्लेटफॉर्म से क्या पढ़ाओगे, लेकिन जो छोटा प्लेटफॉर्म दे देता है वो बड़ा प्लेटफॉर्म ले देता, पैसा लेकर भी नहीं देता, ये सच्चाई है। अभी कोर्स खरीद के देखिए, मैं जानता हूँ कोर्स में अभी 2-4 दिन 10 दिन शुरू में क्लास पढ़ी जाती है, दिखाने के लिए बच्चे एक्टिव हों, क्लास में नहीं पढ़ना नहीं जिससे पढ़ने चलता है, एक दो टीचर पढ़ा रहे हैं चीज तो अलग बात हो जाती है, लेकिन हर चीज का कोर्स पूरा विस्तार पूरा नहीं खत्म होता, क्योंकि अभी ध्यान उतना टाइम भी नहीं देता है, कोई पेपर आता है 2-3 महीने में अंदर एग्जाम ले लेता है, भाई पुलिस छोड़ दो, वो भी ले लिया था पहली बार, अब रद्द हो गया था, उसके बाद जाने दो, ज़्यादा कोई टाइम लेता नहीं है, 2-3 महीने के अंदर एग्जाम ले लेता है, तो उनके सामने मंजूरी रहती है, कोई लड़की के सामने मंजूरी रहती है कि सिलेबस को थोड़ा खींच कर पढ़ाया जाए, इससे एग्जाम में जो आता है पढ़ाएं टॉपिक से ना पढ़ें, ये भी नसीमा आपके मैं थोड़ा जाना लिया था इसलिए लिख दे रहा हूँ। चलो भाई आज ये बस इतना ही, मैं मिलते हैं अगले अच्छे प्रश्नों के साथ तथा इकोनॉमी के और 10-12 फैक्टरों के साथ, और उसमें मैं 30-40 फैक्टर डांस कराऊंगा, तथा आप सब मुझे सपोर्ट करते रहिए भाई, तथा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लर्न ईजीएसएससी को सब्सक्राइब करें तथा लर्न ईजीएसएससी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पढ़ने वाले ग्रुप में शेयर करें भाई, इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाले ग्रुप में शेयर करें, जिससे विद्यार्थी जुड़ सके, जिनको जीके पढ़ने में कठिनाई होती है। जय हिंद।